एक जंगल में एक छोटा सा बकरी का बच्चा गोलू अपनी माँ से बिछड़ गया था। वह इधर उधर भटक रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मम्मी मम्मी आप कहाँ हो? तभी एक प्यारी सी चिड़िया रानो एक पेड़ की डाली पर बैठी हुई यह सब देख रही थी। उसका दिल गोलू की हालत देखकर भर आया। बेचारा बच्चा कितना डरा हुआ है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रानो धीरे से नीचे उतरी और गोलू के पास जा पहुंची। अरे छोटे, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? मैं अपनी मम्मी से पिछड़ गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मुझे घर कैसे जाना है। चिंता मत करो गोलू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हारी मम्मी के पास लेकर चलूँगी। गोलू की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जागी। वह रानो के साथ चलने को तैयार हो गया। अनजान रास्तों पर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हुए रानो और गोलू घने जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक झाड़ी के पीछे से एक लंबा चौड़ा भेड़िया निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी मुस्कान कुछ खास भरोसेमंद नहीं लग रही थी। अरे वाह, एक छोटी सी चिड़िया और एक प्यारा सा बच्चा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? इस घने जंगल में हम गोलू को उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। वह अपनी मम्मी से बिछड़ गया है। कितनी अच्छी बात है, मैं इस जंगल को भली भांति जानता हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। सच में? क्या आप हमें हमारी मम्मी के पास ले चलेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे छोटे बच्चों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। रानो भेड़िए की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थी। उसे भेड़िए की चमकती आंखों और बनावटी मुस्कान पर शक हो रहा था, लेकिन गोलू को जल्द से जल्द उसकी माँ के पास पहुँचाना भी जरूरी था। ठीक है, अगर आप हमें रास्ता दिखा सके तो बहुत अच्छा होगा। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ जिससे तुम जल्दी घर पहुँच जाओगे। रानो और गोलू भेड़िए के पीछे चलने लगे। रानो की नज़र लगातार भेड़िए पर थी। उसका शक और गहरा होता जा रहा था। जंगल का रास्ता और भी घना होता जा रहा था। भेड़िए की चाल में एक अजीब सी तेजी आ गई थी, मानो वह किसी शिकार की तलाश में हो। गोलू थकान से चूर हो चुका था। भैया, हम कब तक चलेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी टांगे भी दुखने लगी हैं। बस थोड़ी ही दूर है छोटे, वहाँ एक नदी है। हम वहाँ आराम कर लेंगे और कुछ खाना भी ढूंढ लेंगे। रानो भेड़िए की बातों पर जरा भी यकीन नहीं कर रही थी। उसे भेड़िए के इरादों पर शक हो रहा था। अचानक भेड़िया एक सुनसान जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर रानो और गोलू की ओर घूरने लगा। उसकी आंखों में अब एक शिकारी की चमक थी। अब बहुत हुआ, अब तुम दोनों मेरे शिकार बनोगे। रानो दीदी, ये क्या कह रहा है? हमें बचाओ, डरो मत। गोलू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे छोटी चिड़िया, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? तुम तो एक झटके में मेरा निवाला बन जाओगी। भेड़िया धीरे धीरे रानो और गोलू की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में भूख की लालसा साफ दिख रही थी। रानो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो भेड़िया उन दोनों को निगल जाएगा। अभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। रुको भेड़िए भाई, 1 मिनट ठहरो। क्या हुआ? अभी तो तुम मेरा खाना बनने वाली थी। मैं तो बनूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बताना जरूरी है। क्या बात यह, बकरी का बच्चा बीमार है, बहुत बीमार। बीमार? मुझे तो कुछ नहीं लगता। तुम्हें इनकी गंध नहीं आ रही? इसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही है। यह एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे जानवर में भी फैल सकती है। क्या क्या बीमारी? कहीं मुझे भी ना लग जाए। मुझे
तो यही लगता है यह बीमारी बहुत खतरनाक है। अगर तुमने इसे छुआ तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। भेड़िए के मन में डर घर कर गया। वह अब गोलू को देखकर घिन महसूस कर रहा था। छी छी, मैं इस बीमार बकरी के पास नहीं आऊंगा। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसी आपकी मर्जी, चलो गोलू, हम यहाँ से चलते हैं। रानो और गोलू वहां से जल्दी से निकल गए। भेड़िया उन्हें दूर जाते देख रहा था। रानो की चतुराई ने सिर्फ गोलू की जान बचाई, बल्कि भेड़िए को सबक भी सिखाया। जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ने पर रानो और गोलू की मुलाकात गोलू की माँ से हो गई। माँ अपने बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठी और रानो को उसकी बहादुरी और चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। भेड़िए की करतूत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के राजा शन ने भेड़िए को बंदी बना लिया और उसे उसके बुरे कामों की सजा दी। रानो और गोलो की दोस्ती एक मिसाल बन गई। हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जंगल की हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करते हुए। इस तरह रानू की समझदारी और गोलू के भोलेपन ने एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी जो हमेशा के लिए अटूट रही। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई मुसीबत आती तो सब मिलकर उसका सामना करते थे। उसी जंगल में 3 दोस्त भी रह रहे थे। उसमें से एक का नाम रानू था। एक दिन सभी पक्षी सभा कर रहे थे और सभा में मोनू ने आकर अपने साथियों से कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। दूसरे जंगल से खबर आई है कि बहुत तेज बारिश और तूफान आने वाला है। हमें जल्दी से अपने घोंसले बना लेने चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अरे अरे मोनू, आप साहित्यिक हम बंद कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी ही तेज बारिश हो रही है, कुछ भी बोल रही है। सच में तेज बारिश के साथ तूफान आने वाला है। आप लोग इसकी बातें बिल्कुल मत समझिए। ये तो डरपोक है और आप सब भी डरपोक बन रहे हो जो इस मोनू की बातें सुन रहे हो। कोई तूफान नहीं आने वाला, समझो तुम लोग, कालू कौवा ने बताया। सच में वह बहुत ही घटिया और कपटी था। वह पत्रकारों को हमेशा परेशान करने का रास्ता ढूंढा करता था। क्या तुम दुखी हो? मत हो। कालू कौवा तो ऐसा ही है। अच्छा हुआ तुमने बारिश के बारे में हमें पहले से ही बताया था, हान मौसी ने कहा। अब बारिश से बचने के लिए हम कोई डिजाइन भी ढूंढते हैं। बाकी हम सभी को अपना अच्छा घोंसला बनाना है और घर के साथ हमारे खाने का प्रबंध भी करना है। बारिश में खाना बाहर नहीं जा सकता है। बिल्कुल सही कह रही हो, रानू ने कहा। हम तेज बारिश में अच्छा घोंसला बना लें और खाने का भी प्रबंध कर लें। इसके बाद सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। वे अच्छी जगह की तलाश में निकलते हैं। देर के बाद रानू को बहुत अच्छी जगह मिलती है। देखो तो सही, यह कितनी अच्छी है जहां हम यहां पर अपना घोंसला बना सकते हैं। यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आता है। मोनू और मौसी तीन एक साथ लगातार बातें कर रहे हैं। क्या वह हम लोगों का घर है तो बहुत ही अच्छा बन गया है। अब बारिश की कोई चिंता नहीं है।
अच्छा हुआ बारिश आने से पहले हमने अपना घोंसला बना लिया। लेकिन अनाज का प्रबंध नहीं हो पाया, मोनू ने कहा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। कोई बात नहीं मौसी, रानू ने कहा। आप आराम से रहें। हम आपके लिए अनाज प्रबंध कर लेंगे। जब हमने मिलकर घर बनाया तो हम अनाज का प्रबंध भी आराम से कर सकते हैं। कालू कौवा अनाज लेने जंगल में चला जाता है। कहीं और दूसरी ओर झील के पास उसे एक बहुत ही पुराना सा घोंसला मिल जाता है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। खैर, किसी का नहीं तो अब यह मेरा हुआ, उसने कहा। मुझे घर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे बना बनाया घर ही मिल गया। कालू कौवा को पुराना घर देखकर बहुत खुशी हुई। अचानक से एक दिन बारिश शुरू हो जाती है और पूरे जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कितना अच्छा हुआ जो हमने अपना घर सही समय पर बना लिया, मोनू ने कहा। आज हमारा क्या होगा? हम इस तेज बारिश में कैसे बचेंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो, रानू ने कहा। इतनी तेज बारिश हो रही है। हमने मोनू की बात मान ली होती तो हम बहुत जल्दी सो जाते। अब कालू कौवा पुराने घर में ही बैठा था और पूरे घर में पानी टपकता है। मोनू तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। बारिश आना घर ठीक है। मुझे तो यहाँ बहुत ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, कालू ने सोचा, और उसके दोस्तों के पास जाऊंगा और उनसे खाना मांगूंगा। वह वापस आता है। रानू और मोनू ने जो खाना इकट्ठा किया था वह सारा अनाज रानू के पास ही रखा गया था और सभी पक्षी रानू के घोंसले में खाना खा रहे थे। दरवाजे पर कुछ हलचल सुनाई देती है। किसी को बहुत भूख लगी है, रानू ने कहा। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनू ने पूछा। मैंने बहुत गलत किया, कालू ने कहा। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ा सा खाना दे दो। रानू ने थोड़ा सा अनाज कालू कौवे को दे ही दिया। कालू कौवा अनाज लेकर अपने घर चला जाता है और खाने के बाद सो जाता है। मुझे थोड़ा सा ही दिया और मुझे बहुत खाना चाहिए था, उसने सोचा। क्यों ना मैं उनके सारा अनाज चोरी कर लूं। इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और उन्हें सबक भी मिल जाएगा। कालू कौवा वापस अपने घर पर सो जाता है। रात में वह रानू के घोंसले की तरफ उड़ जाता है। यह सही मौका है, उसने सारा खाना अपनी पोटली में बांध लिया और अपने घर की तरफ उड़ने लगा। लेकिन एक शिकारी उसका पीछा कर रहा था। मेरे खाने का दिखावा तो हो गया, शिकारी ने सोचा। शिकारी ने अचानक से हमला कर दिया। कालू कौवा डर गया और इधर-उधर भागने लगा, लेकिन कालू कौवे के पास खाने की पोटली थी। कालू कौवा भाग तक नहीं पाया और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। शिकारी ने कालू को खा लिया और उसके घोंसले में रखे अनाज को भी खा गया। रानू की नजर घर पर रखे खाने पर जाती है, लेकिन रानू किसी को बताती नहीं है। अब खाने की कोई टेंशन नहीं थी। रानू अपने दोस्तों के साथ बारिश रुक जाने की खुशियां मनाने लगती है और इस तरह लालची कालू कौवे को उसके लालच की सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लाडू चिड़िया पेट से है,
और वह जल्द ही अंडे देने वाली है, लेकिन वह बहुत चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे अंडे जल्द ही इस दुनिया में आने वाले हैं। जब मैं माँ बनूंगी तब मुझे मेरे अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना होगा, लेकिन मैंने तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे एक अच्छी जगह की तलाश करनी होगी। लाडो अपने घोंसले के लिए अच्छी जगह की खोज में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लाडो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वह उसके पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ कहीं पर घोंसला बनाने के लिए सुरक्षित जगह है? तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? पूरे जंगल की मदद करने का ठेका अकेले क्या मैंने ही लिया है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कालू कौवा और एक कौवी दिखाई दी। वह दोनों के पास चली गई। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम लाडो है। क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैं पेट से हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मुझे एक सुरक्षित घोंसला बनाना है। उसके लिए मुझे एक अच्छी और सुरक्षित जगह की तलाश है, और ऊपर से इतनी तेज बारिश भी चल रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित जगह कहाँ पर है? कालू की बीवी ने कहा। अच्छा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला वो कहाँ पर है गोरी? आप तो चुप ही रहो कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। क्या आप सच बोल रही हो? अगर बना बनाया हुआ घोंसला मिल जाए तब तो मेरी चिंता ही मिट जाएगी। और इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ भी कहाँ से लाऊंगी? और नहीं तो क्या, अब ऐसी हालत में कहाँ पर घोंसला बनाती फिरती? यहाँ से आगे जाओ और बाएं मुड़ जाना। वहाँ पर एक बना बनाया घोंसला है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना। तुम्हारे अंडे वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कवि बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही चिड़िया, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा सोचने लगता है और गोरी से कहता है, गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? अरे कालू जी, कोई भी मुंह उठा के हमसे मदद मांगने आ जाता है, और हम क्या यहाँ पर बिना काम के बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे। अब जब शिकारी चील उस चिड़िया को खाएगा तब आएगा असली मजा। लाडो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। अरे वाह, यह घोंसला तो कितना बड़ा है। गोरी बहन ने सच कहा था। चलो, मैं अब घोंसले के अंदर जाकर देखती हूँ। लाडो चिड़िया ने घोंसले के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडों के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पंछियों ने अपने अंडे दिए हैं। पहले मुझे इसे साफ करना होगा। लाडो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चिल अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा घर का दरवाजा तो खुला है। वह समझ गया कोई उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, यह मेरे घर में कौन घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर चला जाता है। वह वहां देखता है एक चिड़िया उसके घर में बैठी हुई है और उसने पूरे घोंसले को साफ कर दिया है। चील को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई? चील को देखकर पहले तो लाडो डर गई, पर उसने चील का सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या यह आपका घर है? मुझे नहीं पता था। दरअसल मैं पेट से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अंडी देने वाली थी। मुझे माफ कर दो,
मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। क्या कहा? तुम अंडे देने वाली हो? चील मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इस चिड़िया के अंडों को खाऊंगा, फिर इस चिड़िया को खा जाऊंगा। अब इस चिड़िया को कुछ भी करके यहीं पर रोकना होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेट से हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने अभी तक बहुत सारे पंछियों की मदद की है। मैं एक अच्छा चील हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है और कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं पर नहीं हो सकती। चील ने लाडू चिड़िया को अपने बातों में फंसा लिया। लाडू चिड़िया ने वहीं पर रहने का फैसला किया। ठीक है, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं यहीं पर अपने अंडे दे दूंगी। अंडे बाहर आने के बाद मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। यह हुई ना बात। अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाडू 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे हमारे लिए एक नया घोंसला बनाना होगा। बारिश तो दिन ब दिन तेज होती जा रही है, मुझे मेरे अंडों को गर्म रखना होगा। एक कबूतर से अनाज छीनकर चील वापस अपने घोंसले में आ गया। अरे वाह, मेरा सब्र अब खत्म हो गया। आखिर तुमने अंडे दे ही दिए। हाँ चील भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अब मुझे मेरा खुद का घर बनाना है। मेरा घोंसला बनने तक क्या आप मेरे अंडों की रक्षा करोगे? चील यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया। इतने दिनों से वह जिस मौके का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह मौका आ ही गया। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने वाली बात है। तुम अपना घोंसला आराम से बनाओ, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा करता हूँ। ठीक है, जब तक बारिश रुकी हुई है तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आती हूँ। लाडू घोंसला बनाने का सामान लाने के लिए चली जाती है। आखिर यह दिन आ ही गया, लेकिन इन अंडों को खाने से पहले मैं पीने के लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर चील वहाँ से चला गया। अरे कालू जी, आखिर उस चिड़िया का क्या हो गया होगा? उस चील ने उसे खाया होगा ना? हमें क्या करना है गोरी, जाने दो। अरे ऐसे कैसे? चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। वह दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलिए कालू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं उस चिड़िया का क्या हाल हो गया है। अरे गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा? पहले इस बात का सोचो। हाय रे रे, मेरी फूटी किस्मत। मेरा पति कितना डरपोक है। कालू जी, आप बेकार में ही डर रहे हो, डरपोक कहीं के। आओ मेरे पीछे पीछे। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये अंडे हैं। पर ये अंडे किसके हो सकते हैं? तभी वहाँ पर लाडो आ जाती है। अरे गोरी भाभी और कालू भैया, आप दोनों यहाँ पर? अरे कालू जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? चिड़िया का भूत। अरे गोरी भाभी, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं लाडो हूँ और यह मेरे अंडे हैं। क्या मतलब तुम जिंदा हो? उस चील ने तुम्हें नहीं खाया? नहीं नहीं, वो चील भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी और वो मेरे अंडों की रक्षा भी कर रहे हैं। अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं।
यह सब आपकी वजह से हुआ है, गोरी भाभी। मेरी वजह से? यह तुम क्या कह रही हो? उस चील ने तो सारा मजाक खराब कर दिया। अगर ऐसी बात है तो अब हम यहाँ पर रहेंगे और हम भी उस चील से दोस्ती करेंगे। और जरा सोचो, अगर हम चील से दोस्ती करेंगे तो सारे पंछी हमसे डर के भागेंगे। हम भी इस जंगल के खतरनाक पंछी बन जाएंगे। सुनो चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। क्या? ये आप क्या कह रही हो गोरी भाभी? बारिश बहुत तेज है, इसीलिए मैंने अभी तक मेरा घोंसला नहीं बनाया है। मैं अपना घोंसला बनाने के बाद मेरे अंडे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वह सब मुझे नहीं पता। तुम अभी क्या भी यह जगह खाली करो। लाडू मजबूर थी, वो अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कवि ने भी अपने अंडों को चील के घोंसले में लाकर रख दिया। चलिए कालू जी, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद चील वहाँ पर आ जाता है। चलो, अब इन अंडों को खाते हैं। चील उन अंडों को खाने ही वाला था, तभी उनमें से 2 कौवे के बच्चे बाहर आ जाते हैं। चील उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या? चिड़िया के अंडों से कौवे के बच्चे कैसे बाहर आ गए? तभी कालू और गोरी वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि चील भाई, यह चिड़िया के नहीं, हमारे अंडे हैं। क्या? तुम कौन हो और वह चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो भगा दिया मैंने। चील भाई, अब आप उस चिड़िया के नहीं, हमारे दोस्त हो। चील गोरी की यह बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। तुमने मेरा बना बनाया सारा प्लान चौपट कर दिया। ऐसा कहकर चील उन दोनों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे कालू जी, भागो यहाँ से। अरे बाप रे, इस गोरी के चक्कर में बहुत पिटाई हो गई आज। वो दोनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर रानू चिड़िया ने लाडू चिड़िया का घोंसला बनाने में मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो बहन। कुछ दिनों बाद लाडो के भी अंडों से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। लाडू अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिलें। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में सभी पक्षी अपने जीवन के दिन गुजार रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे जंगल के पक्षी बारिश में मजे कर रहे थे। सबने अपने अपने घर टाइम से बना लिए थे और अनाज भी जमा कर रखा था। इन सब पक्षियों में लाडो चिड़िया भी थी, जो अपने 2 बच्चों चिंटू और मिंटू के साथ रह रही थी। चिंटू और मिंटू बहुत ही छोटे बच्चे थे, इसीलिए वह उड़ नहीं सकते थे। चिंटू मिंटू, मैं साथ वाले जंगल में जा रही हूँ। तुम घोंसले में ही रहना। देखो बारिश बहुत तेज है और तुम उड़ नहीं सकते। मैं बस अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके मम्मा, हम घोंसले में रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लाडो चिड़िया उड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। उड़ते उड़ते उसे अपने जंगल से कुछ दूर एक सारस नजर आता है, जो एक डाल के नीचे फंसा हुआ था और वह बहुत कोशिश के बावजूद भी सीधा नहीं हो पा रहा था। लाडो चिड़िया सारस की मदद करने के लिए वहां फौरन पहुंच जाती है।
अरे सारस भाई, भला आपको क्या हुआ है? ऐसे कैसे डाल के नीचे फंस गए? रुकिए जरा, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद लाडो चिड़िया, तुमने मेरी सहायता की। मुझे साथ वाले जंगल के शरारती उल्लू ने उल्टा कर दिया था। वो बहुत ही शैतान है। मैं कब से ऐसे ही पड़ा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की है। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी तो आपको देखा और आपकी सहायता के लिए चली आई। अब मैं जाती हूँ घर। मेरे बच्चे बहुत अकेले हैं और अभी भी आपको पता है बारिश भी हो रही है। जाओ जाओ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लाडो चिड़िया वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और अपने घोंसले में पहुँच जाती है, जहाँ चिंटू और मिंटू घोंसले में ही इंतजार कर रहे थे। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल भी खूब बरस रहे थे। ऐसे लगता था कि जैसे बादल ही फट पड़े हैं। अब तो जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही चिंतित हो गए थे। लगातार बारिशों की वजह से उनकी जिंदगी काफी कठिन हो गई थी। पर एक समय के बाद बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया। लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में थी। तभी पेड़ हिलने की वजह से उसके दोनों बच्चे नीचे पानी में गिर जाते हैं। लाडो पर तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। लाडो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बचाओ, अरे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। खुदा के वास्ते देखो, वह नीचे पानी में गिर गए हैं। रहम करो, कोई तो मेरे बच्चों को बचाओ। सारे पक्षी लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास जमा हो जाते हैं, लेकिन नीचे तो बहुत ज्यादा पानी है। हम भला कैसे पानी में बच्चों को निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की तो हम भी पानी में डूब के मर जाएंगे। कोई भी लाडो चिड़िया की मदद नहीं कर सकता था। लाडो चिड़िया तो माँ थी। उसे लगा कि उसके बच्चे पानी में डूब के मर गए हैं, तो उसने इस बात का बहुत सदमा लिया और बीमार हो गई। जंगल के डॉक्टर बंटी ने लाडो का बहुत इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकी। सारे पक्षी भी लाडो चिड़िया के लिए बहुत ही परेशान थे, लेकिन लाडो को अपने बच्चों का गम खाए जा रहा था। देखो दोस्तों, लाडो ऐसे ठीक होने वाली नहीं है। मेरे सुरानों में एक चील वैद्य जी रहते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान है। मेरे ख्याल से हमें उनको लाना चाहिए। वो लाडो की बीमारी का कोई उपाय निकाल सकते हैं। सबको कबूतर की यह बात बहुत ही पसंद आई और कबूतर उनको लेने चला जाता है। उधर चिड़िया के बच्चे पानी में तैरते तैरते दूर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सारस देख लेता है। सारस जब छोटे छोटे बच्चों को पानी में डूबता हुआ देखता है तो उन्हें पानी से बाहर निकाल लेता है। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम लोगों को ऐसे पानी में कैसे गिर गए तुम लोग? चिंटू और मिंटू सारस को सब बताते हैं कि कैसे बारिश और तूफान के कारण वह पानी में गिर गए और कैसे वह अपने जंगल से बहुत दूर आ चुके हैं। सारस अंकल, हमारी मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। प्लीज हमें किसी तरह हमारी मम्मा के पास पहुंचा देना। हाँ हाँ, कुछ करते हैं। आपकी मम्मा का नाम क्या है और किस दिशा में रहती है? तभी मैं आपको वहां ले जा सकूंगा। दिशा का तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका नाम लाडो चिड़िया है। अरे तुम लाडो चिड़िया के बच्चे हो। तुम लोगों की मम्मा बहुत अच्छी हैं। उन्होंने एक बार मेरी हेल्प की थी। ऐसा करो, कुछ दिन यहाँ मेरे पास रह जाओ। जैसे ही बारिशें कम होगी, मैं तुम लोगों को तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ आऊंगा। चिंटू और मिंटू बारिशें रुकने तक सारस के पास रहने लग जाते हैं।
वैद्य चील लाडो चिड़िया को देखने दूसरे जंगल से आ जाते हैं। चील अच्छे से चिड़िया का चेकअप करते हैं। देखो सब पक्षियों, लाडो चिड़िया को अपने बच्चों के मरने का बहुत गम है। मैं इसे कोई भी जड़ी बूटी दे दूं, वह असर नहीं करने वाली। इसको अपने बच्चों का बहुत गम लग गया है। प्लीज मेरे बच्चों को कहीं से ला दे। मेरे चिंटू मिंटू, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब चिड़िया को दवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ये अपने बच्चों का दुख दिल से नहीं निकाल देती, यह ठीक नहीं हो सकेगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि यह ठीक हो जाए। चलो बच्चों, आज हम तुम्हारी मम्मा के पास जाएंगे। तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ क्योंकि तुम दोनों उड़ नहीं सकते। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। सारस चिंटू और मिंटू को अपने ऊपर बिठाकर आहिस्ता आहिस्ता उनके जंगल की तरफ लेकर चलता है। लेकिन काफी समय के बाद धीरे धीरे चलते हुए सारस उनको उनके जंगल लेकर पहुंच जाता है। सारे पक्षी चिंटू और मिंटू को देखकर खुश हो जाते हैं। लाडो चिड़िया चिंटू और मिंटू को देखती है और उसकी बीमारी तो फौरन भाग जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को भाग के गले लगा लेती है। कहाँ चले गए थे तुम दोनों मेरे बच्चों? तुम्हें पता है आपके बगैर आपकी मम्मा की क्या हालत हो गई थी। शुक्र है तुम दोनों वापस आ गए हो। अरे चिड़िया बहन, ये तो पानी में डूब रहे थे तो मैंने देख लिया और इनको बचा लिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि यह तो तुम्हारे बच्चे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा। याद है ना आपको, पहले आपने मेरी जान बचाई थी। जी, मुझे याद है सारस भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चों की जान बचाई, वरना मैं तो गम से मर जाती। सही कहते हैं, माँ का प्यार बहुत ही सच्चा होता है। देखो, अभी तो लाडो बहन मरने वाली हो गई थी और अब देखो, बच्चों को देख के तो इसकी बीमारी जैसे रफू चक्कर हो गई है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो इसको। हाँ, सही कह रही हो, माँ चीज ही ऐसी है। देखो, लाडो चिड़िया तो अब कितनी खुश है और ऐसे सभी हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि माँ बाप का प्यार सबसे ज्यादा सच्चा होता है। अगर हम परेशानी में हों तो वह भी परेशानी में आ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने माँ और पिता की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वह हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ सबसे पहले मिले।